नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शौर्य है और इस साल के दूसरे पॉडकास्ट के सिलसिले में आज हम जा रहे हैं घुटान वैली की तरफ। घुटान इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ एप्पल और जिस शख्स से आज हमको मिलाने जा रहे हैं आप लोगों को, वो इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। उसको हर एक ऑर्चिडिस्ट जानता है। ही इज नन अदर देन मिस्टर नरेश कश्यप जी। नरेश कश्यप जी के बारे में बताएं तो उनके ऊपर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक बैठता है कि कामनेस इज अ क्रेडल ऑफ पावर। और इतने हम्बल नेचर के ये हैं, जिस तरह का ये व्यक्तित्व रखते हैं, ना अननेसेसरली आपको कहीं नहीं दिखेगा, ना सोशल मीडिया पे या किस तरह से कहीं नहीं दिखते हैं आपको अननेसेसरली। और पूरे बागवानों को जो है अपनी तरफ से बेस्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं और वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव ऑर्चिडिस्ट हैं हमारे शिमला के। और इनके साथ जो ये पॉडकास्ट रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहने वाला है। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है आपके पास इंटरेस्टिंग रहने चाहिए। तो आपके लिए रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुने और जरूर आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारा जो पॉडकास्ट की सीरीज चल रही थी उसमें हम आगे आए हैं और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट चुने हुए हैं नरेश कश्यप जी घुटान से। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। नमस्कार। तो इस पॉडकास्ट में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही बात करेंगे नरेश जी आपसे। नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपका बागवानी में इंटरेस्ट बना था और कैसे आपने और कब आपका इंटरेस्ट बना, कब से आपने बागवानी शुरू करी? सर, मैं अगर सच में कहूँ तो मेरा ये एक्सीडेंटली जो है यहाँ आना हुआ। हाँ जी। मेरे फादर की, मैं स्कूल में था उस वक्त, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो हम 8 भाई बहन हैं, 6 सिस्टर्स हैं, 2 भाई हैं। तो जो मेल मेंबर में से मैं सबसे बड़ा हूँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे पे आ गई थी सर। जी जी। तो उस वक्त फिर सारा जो था मेरा और मेरा जो सपने थे वो ख़त्म हो गए। फिर मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। तो जो मेरे लैंड मेरे बुज़ुर्गों ने काफ़ी बनाई हुई थी, तो जो ऑर्चर्ड थे वो थोड़े, क्योंकि पहले के बुज़ुर्ग थे वो नज़दीक लैंड को ख़राब नहीं होने देते, तो जो दूर की लैंड थी वो ऑर्चर्ड्स थे, तो थे गुजारे लायक ऑर्चर्ड्स थे। पर जो एक प्रोफेशनल जिसको कहें कि भी इस खेती में इतना पोटेंशियल है, ये मुझे तब हुआ जब मेरी मैरिज 98 में हुई। हाँ जी। तो जो मेरे इन लॉज थे वहाँ से मुझे ये पता लगा कि भी जो जब उनका और मेरा जो डिफरेंस है, लैंड मेरे पास उनसे ज़्यादा थी, पर जो इसका जो प्रोडक्शन थी या इनकम थी उस मामले में मैं बहुत पीछे था। तो वहाँ से मेरा जो है एक प्रोफेशनल अप्रोच वहाँ से शुरू हुई। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर, लगभग आपने 98 के बाद से आपके साथ ये हुआ सर, तब से आपने नोटिस किया होगा कि तब से लेके अब तक क्या एक चैलेंजेस हमारे बागवानों को आज की डेट में फेस हो रहे हैं? देख लो, स्टार्टिंग तो मैंने शुरू कहूँ तो मेरे ख्याल से 90s में ही शुरू कर दिया था। हाँ जी। ऑर्चर्ड्स को, पर उस वक्त ऐसा एक कैजुअल सी अप्रोच होती थी। हाँ जी। तो उस वक्त सबसे प्लस पॉइंट ये था कि ना ही इतने खर्चे होते थे, ना ही इतनी स्प्रेज होती थी। आज जो वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी, मतलब सर्दी, बरसात, गर्मी, जो वेदर था ना वो काफ़ी फेवरेबल था। हाँ जी। पर आज की डेट में सब हौच पौच हो गया है। मतलब जब बरसात होनी होती है तब साफ होता है, जब सर्दी तो कितने साल हो गए, आपने भी देखा होगा कि ड्राई जा रहे हैं, स्नोफॉल है ही नहीं है। तो ये सारा मतलब, और टेम्परेचर्स यहाँ ऐसा था कि भी अगर 30 डिग्री अगर टेम्परेचर पहुंचता था तो बारिश हो जाती थी। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसा अब सारा जो है, सारा क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई। चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो वेदर ही है। हाँ जी। जो हमारी ट्रेडिशनल खेती है इसके लिए चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जो आज की डेट में अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाँ जी। तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बिल्कुल। फिर पिछले लास्ट ईयर का देखो आप, बिल्कुल ही ड्राई स्पेल, 2.5-3 महीने बिल्कुल ही लंबा स्पेल गया। इस बार जो है देखो आप, सर्दी नहीं बरसी पर अब बरसता ही जा रहा है। तो ये सारा जो है क्लाइमेटिक जो अनसर्टेनिटीज है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल इस खेती के लिए सर, जैसे अभी हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, जो लीफ बर्निंग की कंडीशन आ रही है जिसको हम लोग नेक्रोटिक लीफ ब्लोज बोल रहे हैं, क्या वजहें बन रही हैं? 2-3 साल से बहुत बागवान परेशान है। मतलब ऐसा पहले मतलब एक कैजुअल सी अप्रोच होती थी, चलो 15-20 दिन में स्प्रे कर लेंगे। आज की डेट में इतना ज़्यादा इसका पैनिक क्रिएट हो गया कि हम लोग देखते हैं कि भी 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गए, स्प्रे करो। यानी वो यही वजह यही है कि भी वो चाहे गलत हो रहा है कुछ है, डर यही है कि भी जो फसल है लगी हुई ये बर्बाद ना हो। हाँ जी। तो रीज़न तो मुझे जो लग रहा है वेदर ही है। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो वेदर ही है
कि आप जैसे लास्ट ईयर का लो, आप इसी साल का लो, आपका जब ड्राई समर्स या जब टेम्परेचर्स बहुत गर्म होते हैं, उसके बाद कई बार शावर्स आते हैं, हाँ जी, बारिशें आती है। तो बारिशों में उस जैसी गर्म जमीन होती है, उसके बाद जो वाटर वेपर्स कहो आप, वो जैसे ही ऊपर आते हैं, वो मेरे को लगता है, और ऊपर से नेटिंग है, बिल्कुल सर, नेटिंग भी बहुत जरूरी है। जो नेटिंग, उससे जो माइक्रो क्लाइमेट बनता है, उससे मेरे को लगता है बर्निंग इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल सर, क्यों क्यों आउटर साइड ही क्यों डैमेज होती है, यानी कि जो शूट ग्रोथ है, यानी कि जो कैनोपी है, हाँ उसके बाहर वाला साइड ही क्यों इफेक्ट होता है। बिल्कुल सर, आप नहीं तो मार्सोलिना है, तो वो अंदर शेडी पोर्शन है जहां पे आपका लीफ वेटनेस ज्यादा रहती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फंगस वहां पनपता था। आप देखेंगे जो ये वाली बीमारी है, इसमें अंदर से जो शेडी पोर्शन है वो साफ है, साफ है, बिल्कुल सर, लकीली वो साफ है। जो जो हमारे फ्रूट को जो होली लीव्स कहते हैं, जिनको जो पत्ते जो खाना देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक है। हाँ जी, पर जो आउटर वाला पोर्शन है, यानी कि नेट्स के साथ है, वो क्यों है? क्योंकि वो गर्म होता है, हाँ जी, और वो मेरे को लगता है सबसे पहले डैमेज होता है, वो टिश्यूज को डेड करता है वो। उसके बाद अल्टरनेरिया देखना, डेड जो डेड टिश्यूज होते हैं उस पर जाता है, बिल्कुल सर, फिर वो अल्टरनेरिया उस पर अटैक करता है। बिल्कुल तो सर, ये मेरे को जो लगा इसका रूट कॉज। दूसरा जो हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जिसमें आपका घास है, हम क्या करते हैं, जैसी बारिशें शुरू हुई या कुछ भी, हम घास का, अब हमने एक वो बना दिया कि साफ चाहिए साफ बगीचा। चाहिए, हाँ जी, जैसे ही हम घास को काटते हैं, उसके बाद वो सच, हाँ, उसको घास को काट के हम तौलिए में डालते हैं, हाँ तो जी, मेरे को लगता है जो नीचे से जो घास जब सड़ता है, उसमें भी शायद गैसेस आती हैं, ह्यूमिडिटी, वो भी डैमेज करती है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल, जिन लोगों ने इस बार हमने ये ऑब्जर्व किया, जिन लोगों ने हर्बिसाइड्स की है, उनके सबसे ज्यादा पत्तों का नुकसान। अच्छा, अच्छा, तो ये जो मेरे को लगता है जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, इसमें भी थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक चीज और है, आपने ड्रेन्स वगैरह का, अगर लॉगिंग कंडीशन है आपके, वहां पे भी ये प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, अब वो पता नहीं कि शायद लॉगिंग कंडीशन से शायद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आना मतलब बंद हो जाते हैं, ये रीजन हो सकता है, या फिर इसको बीमारी को इस पनपने के लिए ज्यादा रहता है। और वहां पे भी मैंने ऑब्जर्व किया, जहाँ पानी है आपके बगीचे में, वहां पे ज्यादा ये रहता है। तो हाँ, ड्रेनेज थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए, ताकि पानी रन ऑफ हो जाए। जी। सर, जब अल्टरनेरिया की बात आई गई है, इस साल ना जब जुब्बल वगैरह के क्षेत्रों में हमने देखा, वहां पर भी, और अभी कुछ कोटखाई और हमारे घुटानवे एरिया में हम देख रहे हैं, पीटीओल जो है, पत्ते का डंडी है, उसके ऊपर अल्टरनेरिया आ रहा है। क्या वजहें हो सकती हैं? अब मेरे को, अब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे तो यही लगता है, जैसे हम स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करते हैं, आपका जो लीव्स में हेयर्स होते हैं छोटे, उसमें दवाई चिपक जाती है। जो पेटियोल डंडी होती है, उसमें रन ऑफ हो जाती है, जैसे हम स्प्रे करते हैं, वो वहां से वॉश आउट हो जाता है, हाँ जी, जो मुझे लगता है। इसलिए शायद वो, मेरे ख्याल से वो पोर्शन काफी उसके लिए, इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी साइंटिफिकली तो मैं बता नहीं सकता। तो इसीलिए मेरे को लगता है जो पेटियोल या डंडी पे जो इन्फेक्शन आ रहा है, यही वजह है, यही कॉज हो सकता है। बाकी आप बताओ। तो मैं यही कहूंगा कि लोग जो है सर्फेक्टेंट जरूर डालें, ताकि वो जो है हर कोने में, हर पत्ते में, हर कोने में, मतलब वो दवाई वहां तक जा पहुंच सके। जाए, बिल्कुल हाँ सर। जी। सर, अब बात आ गई, हमने नेक्रोटिक की बात कर रही है, अल्टरनेरिया की, अब इसकी मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, और कहाँ गलती हो रही है हमसे मैनेजमेंट में? अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काम तो रिसर्च का था ये हमारी यूनिवर्सिटी का। अभी यूनिवर्सिटी वाले अभी आए, मुझे एक सारा थोड़ा सा दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ ब्लेम गेम ही, इसके रूट कॉज में नहीं जा रहे। ब्लेम गेम कैसी है कि भी ठीक है, हम फार्मर्स की आदत भी है, हम लोग मिक्सिंग कर लेते हैं, वो भी है, तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग भी गलत करते हैं। पर वो लोग, वो भी उनका ये कहना है कि भी नहीं जी, फार्मर्स ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो तो ठीक है, पर कम से कम आप लोग भी तो इसके रूट कॉज पे जाओ, बिल्कुल, कब क्या करना है, फार्मर्स को थोड़ा सा इस तरह से गाइड करो, है ना। अब जो मैं सोचता हूं कि क्या हो सकता है, जब ये मेरे ख्याल से गर्मियां पड़ती है, उसके बाद जो शावर्स आते हैं, या तो उस वक्त हमें जो फंजीसाइड्स है, बजाय जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि शुरुआत जब लगती है कि भी आ गई है, दस्तक दे दी है इस बीमारी ने, तो उस वक्त हमें कॉन्टैक्ट नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर, कॉन्टैक्ट में जाएंगे कवर रहेगा, क्योंकि बारिशें भी इतनी ज्यादा नहीं होती कि जो रन ऑफ हो जाए। और बाकी अगर, क्योंकि आपने देखा होगा, इंसान बीमार होता है, फीवर है, उसको जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, वो बिल्कुल, मतलब उसका शरीर बिल्कुल निढाल हो जाता है। वैसे ही अगर हम सिस्टेमिक फंजीसाइड्स डालें, तो एक तो बेचारा वैसे ही स्ट्रेस में पेड़ है, ड्राउट की वजह से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज भी रहती है, और ऊपर से हम सिस्टेमिक डालते हैं, तो मेरे ख्याल से तो पेड़ में और ज्यादा उसमें
उसमें ज़्यादा वो उसमें और स्ट्रेस में जाता है, और वो मेरे को लगता है बीमारी और ज़्यादा उससे पत्ते खराब होते हैं। तो उस टाइम मेरे हिसाब से कांटेक्ट में जाना चाहिए जब तक ठीक चल रहा है। जब देखा कि भी थोड़ा बारिश अच्छी हो गई है, तो उसके बाद जब ये लगता है कि इन्फेक्शन, फिर सिस्टेमिक भी जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन को निकालना भी जरूरी है। अगर आप उसमें रखेंगे, बारिशें मानो होगी ज्यादा टाइम तक, आपके 8-10 दिन तक वो वॉश अवे हो गया, तो फिर आपका फिर इन्फेक्शन के लिए आपके पत्ते फिर प्रोन रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये है जो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल सर। सर अभी जैसे फंगस और इसकी बात हुई, अभी कुछ ऑर्चर्ड में हम विजिट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी और गर्मी भी ज्यादा थी, बुली एफिड एकदम से बढ़ने लगा है। हाँ, वुलिया फिड से ये बात भी सही कही आपने। जिन लोगों ने इस बार वुलिया फिड की भी स्प्रे की, मतलब वो चाहे उसके साथ मिक्सिंग की, चाहे ऐसे भी की, कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइजन डाला, उनके भी पत्तों की हालत खराब है। हाँ जी, हाँ जी। तो बेस्ट देखो, मैं आपको 4 या 5 साल पहले मेरी भी ये प्रॉब्लम थी। मैं मतलब नेटिंग स्टार्टिंग 4-5 शायद ज्यादा साल पहले, तो नेट्स शुरू किए थे लगाने। तो नेट से आपको पता है माइक्रो क्लाइमेट बनता है, फेवरेबल वुलिया फिड के लिए भी होता है, माइट के लिए भी होता है, और फंगस डिजीजेस के लिए भी होता है। तो उस वक्त मेरे बुरे हाल हुए, यानी कि मैं इंसेक्टिसाइड स्पॉट स्प्रे करके, मतलब सारे इंसेक्टिसाइड ट्राई कर दिया, पर लास्ट में से भी धोखे करने पड़े, इतने बुरे हाल। उस मेरा विजिट हुआ था न्यूजीलैंड का, तो उनके शेड्यूल में आपका मोवेंटो था। मोवेंटो शुरू में आपका यहाँ पर मतलब वो एक वही रहा कि भी बताया नहीं कि किस टाइम होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो बात भी ठीक है, अगर आप लोग के कहते भी थे, उसको रिकमेंड भी अगर किया होगा, तो फार्मर्स ये कहते थे जब आया नहीं वुलिया फिड मैं क्यों करूं, नहीं करें, इतनी महंगी स्प्रे मैं क्यों करूं। तो वहां पर शेड्यूल जब देखा, तो वो जब 10 mm का, यानी कि मटर के दाने जितना था, एक स्प्रे वो तब करते थे, एक उसके 35 डेज के बाद करते थे, न्यूजीलैंड में। हाँ जी। तो उसको जब समझा, वो उनका लॉजिक ये था, क्योंकि ये बोथ वे काम करता है। तो जो भी क्रॉलर जब नीचे से जो रूट्स में रहता है, आपका विंटर्स में वुलिया फिड रूट्स में रहता है, इसकी जब वो नई आपकी जो इनके जो नई इनका जो कॉलोनीज तो ऊपर बनाते हैं, जो क्रॉलर्स होते हैं, जब वो आना शुरू होते हैं, तो वो बड़े टेंडर होते हैं, यंग होते हैं, तो वो नीचे ही खत्म कर देता है। हाँ जी, शुरू की जब स्प्रे जो आप करते हैं, तो भले ही वुलिया फिड हमारे को पेड़ में नहीं दिख रहा है, हाँ जी जी, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है जब मेरे है नहीं तो मैं क्यों करूं। हाँ जी जी। पर वो उस स्टेज पर अगर कर लेते हैं आप, जो नीचे उनकी प्रोडक्शन हो रही है, जो क्रॉलर्स नीचे बन रहे हैं, हाँ, वो मर जाएंगे। एक तो वही पॉपुलेशन आप खत्म, जो कुछ अगर निकल गए मानो ऊपर, हाँ जी जी, तो वो जो आप 35 डेज के बाद दूसरी स्प्रे कर रहे, वो उस टाइम किल हो जाएंगे। 4 साल हो गए आज, आप मेरे बगीचे में जाएंगे, वुलिया फिड है नहीं है, मतलब कंट्रोल्ड है। चलो ऐसे तो मिल गया कहीं, पर कंट्रोल्ड है। हाँ और वजह यही है जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन इसकी, अच्छा, जो मैं करता आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और भी कुछ फायदे हैं सर इसके प्रोडक्ट के? हाँ, इसका एक चीज और लगा मुझे, वो इसी साल मैंने ऑब्जर्व किया है कि माइट की हम पेटल फॉल पे ही स्प्रे करते थे, कोई भी जो एग को किल करता है। इस बार मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया, इस बार मोवेंटो की स्प्रे इमीडिएटली, सर्बो आपका जो आता है सर्बो, उसके साथ की। तो उसके साथ इसकी स्प्रे की, तो उससे क्या हुआ, माइट भी सप्रेस हुआ, यानी कि काफी लंबे टाइम तक माइट नहीं आया, है ना जी। मतलब उसके समझो 35 दिन जब सेकंड स्प्रे भी की, तब कहीं हल्का फुल्का दिखना शुरू हुआ। हाँ जी। तो यानी कि मेरी माइटी साइड भी बीच में कट हो गया। ये इसका मेरे को फायदा लगा। और सच, हाँ, सूंडियां, अब ये मैं नहीं कह सकता, खैर सूंडियों के लिए इतना है नहीं है, शायद अगर यंग वगैरह उसको क्या होगा, जो छोटी वगैरह जो स्टार्टिंग होती है, वो इससे कंट्रोल हुआ होगा, उसका मैं ये नहीं कह सकता। पर मेरे सूंडियां भी नहीं है। हाँ, वो इससे है कि नहीं है वो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये मेरे को फायदे लगे इससे। हाँ जी, हाँ जी। सर जो इस साल जैसे आपके ऑर्चर्ड में भी अगर कोई इन्फेक्शन आई, कौन सी स्प्रे जो है आपको लगता है कि कारगर ज्यादा सिद्ध हुई इस बारी जो ऑर्चर्ड? देखो, मैंने आपको बताया भी है क्या क्या मैंने स्प्रे की है, पर जो मुझे क्योंकि उस वक्त ये स्टार्ट ही हुआ था, मतलब काफी जो हमारे यहाँ तीसरे दिन को पत्ते खराब होने लग गए थे, मैंने उस वक्त लूना प्लस एंट्राकॉल की थी। तो मेरे ऑर्चर्ड में उस दौरान कोई इन्फेक्शन नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे जो लगा, उसके बेस्ट रिजल्ट्स लगे मुझे लूना प्लस एंट्राकॉल। अभी क्या कर रहे हैं सर अभी स्प्रे आप? अभी उसके बाद मैंने किया था मैनकोजेब प्लस गवर्नर, उसकी स्प्रे की थी। अब मैं दोबारा एंट्राकॉल प्लस सर्वो रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, जो, हाँ, अब देखते इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। जी सर, एक मार्केट में ना एक थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, कुछ ग्रोअर्स ये लगता है कि दवाइयों में प्रॉब्लम आ रही है,
कि आपको भी ऐसा लगता है कि दवाइयों में प्रॉब्लम आ रही है, या क्या वजह लग रही है? अब देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है, ऑथेंटिक आप जो दुकान वाले हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे दवाइयाँ लो, वहाँ मेरे ख्याल से ये चांस नहीं होगा। अगर आप कहीं बाहर से लाते हैं, कोई अगर आपकी कोई ऐसी दुकान है जिस जो लाइसेंस होल्डर्स नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ से तो हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ में तो सुनने का था पीछे आपके ही नेटवर्क का, वहाँ सुना कि भी वो फेक आ रहा है। तो पर एक जनरली ये कहना कि सारी दवाइयाँ ही जिसको कहते हैं कि भी नकली है, तो उस चीज के लिए तो मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ। हो सकता है मे भी बीच में है, पर आप सही जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या उनके जो छोटे दुकान वाले जहां से लाते हैं वो पूछ ले, फिर स्कैनिंग का आपका है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये है कि सस्ते के चक्कर में, यानी कि भी वहां मिल रही है, सस्ती मिल रही है, हाँ जी, पर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ये आप किसी एरे गहरे या इस तरह की वहां से ना रहे, बिल्कुल। ये कहूंगा। कोई आखिरी मैसेज सर हमारे बागवानों की, जो पैनिक क्रिएट हो रही है इस तरह के सिचुएशन? मैं यही मैसेज कहूंगा कि बात सही है कि आज की डेट में खेती हमारी बहुत टफ हो गई है जी। सबसे टफ ये हो गई है कि भी खर्चे इतने हो गए हैं कि हमारे को इसमें अब कुछ सालों में तो मेरे को लगता है बचना ही कुछ नहीं है। जी सर। यानी थोड़ा सा जुडिशियस वे में हम लोगों को थोड़ा सा चलना चाहिए, मतलब ये नहीं कि कब किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल। और जो बीमारी है उसका काम तो यूनिवर्सिटी का था, पर हमारे फार्मर यहाँ के काफी अवेयर है, तो थोड़ा सा उसमें एक रूट कॉज देखे। जैसे मैंने कहा, घास काटते हैं उसको इकट्ठा ना करे, छींटे। मैं आपको अपने बगीचे की बात, मैंने क्या किया हुआ, एक मेरे बगीचे में उसमें थोड़ी ड्राउट की प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने उसमें पिट्स बनाए हुए हैं। हाँ जी। तो इस बार विंटर्स में क्या किया कि भी उसमें हमने जो छींटे नहीं होते, हाँ वो उसमें डाल दिए, उसमें सड़ जाएंगे, वो मैल बनेगा। और प्लस जो घास है काट के वो उसका मेरे को मेरे स्टार्टिंग उस बगीचे में हुई, वो उसी पोर्शन में मेरे शुरू हुई। अच्छा। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें जो मतलब कहने का सैनिटाइजेशन, यानी कि बगीचे को आप बढ़िया रखें। और ये जो घास, मेरे हिसाब से जिस वक्त ये बीमारी चलती है उस टाइम घास को अगर बहुत लंबा नहीं है तो उसको मत छेड़े। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि घास से कूलिंग इफेक्ट रहता है जो लगा, और जब काटते हैं आप, एक तो एक्सपोज हो जाती है सॉइल आपकी, और वहां से जो भाप उड़ती है, मेरे को लगता है वो भी डैमेज करती है इसको। चलो, तो ये छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और उस वक्त जिस वक्त लगता है आपका इन्फेक्शन, उस टाइम थोड़ा सिस्टेमिक की तरफ ना जाए, कॉन्टैक्ट में जाए, तो ये भी हेल्प करेगा। जी जी। तो ये है मेरी जो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। और एक मैसेज जो फील्ड में जो घूम रहे हैं, कोई भी अगर इस टाइम पे जो भी एफर्ट कर रहे हैं, ग्रोअर्स के साथ मिल रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? और उनके लिए एक ही भी, आप जाएं, उन प्रॉब्लम्स समझें, उनको समझाएं। और पर बात आपकी सही है कि भी जो फील्ड में जाते हैं तो कंपनी वालों को लोग है भी, देखो अगर आप ग्रोअर के पार्ट से देखें, ग्रोअर भी सच्चा है। हाँ जी। क्या कुछ नहीं कर दिया, फिर भी ये हाल है, तो वो गुस्सा भी शायद निकलता होगा, है नहीं है? तो उसमें क्या नाम, फार्मर्स को ही हमारे थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए कि भी क्या रूट कॉज है उनको। अब वो आ रहे हैं, कम से कम तो कोई तो आपका दुख दर्द में शामिल हो रहा है नहीं है? तो ये नहीं कि भी आप लोग उन पे गुस्सा निकाले। तो यही कहूंगा कि मिलजुल कर ये होगा। पर मेरा सबसे कि यूनिवर्सिटी जिनका काम है वो आए, विजिट करें। अब जब अभी देखो ना, जब आपका एपिडेमिक फॉर्म लिया तभी यूनिवर्सिटी वाले भागे, क्यों ना पहले आए, स्टडी करे, लोगों को गाइड करे। पहले कैंप्स होते थे, है ना जी, फील्ड विजिट करते थे, वो कुछ है नहीं अब। तो ये है थोड़ा सा, ये मेरा जो है लास्ट में यही कहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच सर, हमारे लिए जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।